Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Naeem Ahmed Qazi, your English teacher from Punjab Group of Colleges. And today our topic of discussion is Unit number 22, Lecture 2, The Play, Progress. ये play जो है ये वन एक्ट प्ले है, जैसा कि आपको इसके लेक्चर नंबर 1 में जो इसका इंट्रोडक्शन है उसमें आपने पढ़ा है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या मौजूद है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये वन एक्ट प्ले है और इसमें 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं। एक प्रोफेसर हेनरी कॉरी और दूसरी मिसेस मेल्डन और तीसरी हाना। प्रोफेसर हेनरी कॉरी साइंटिस्ट है, मिसेस मेल्डन जो है वो हेनरी कॉरी की सिस्टर हैं, बहन है जो उनसे छोटी, और हाना जो है वो हेनरी कॉरी की सर्वेंट है। लेट्स बिगिन विद रीडिंग। द सीन of the play is laid in the study room of Professor Henry Corey in a remote village in the north of England on a spring day in the year 1919. अब आप यहाँ से देखें कि हमने जिस तरह इंट्रोडक्शन में जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भी प्ले होता है वो शुरू जब होता है तो उसका एक हिस्सा एक्सपोजिशन का होता है। एक्सपोजिशन हमें ये बताती है कि किस जगह पे वो वक़ुआ या जो मामला है वो चल रहा है, कौन से किरदार हैं और क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ये चीज़ें ब्रीफली उसके अंदर इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि पहले ही जो राइटर है वो जो जगह है हमारी प्लेस जहाँ पे ये सारी स्टोरी जो है उस वक़ू पजीर हुई उसका वो तज़करा कर रहे हैं। वो कह रहा है कि स्टडी रूम था प्रोफेसर हेनरी कॉरी का और वहाँ पे ये मंजर कशी जो है वहाँ की है, वहाँ पे उसके स्टडी रूम में का ये मंजर दिखाया जा रहा है। और वो कहाँ पे है उसका घर? रिमोट विलेज, एक दूर दराज गांव है। कहाँ पर? इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है उसके शुमाल में, जो शुमाली हिस्सा है इंग्लैंड का, वहाँ पे। ऑन अ स्प्रिंग डे इन द ईयर 1919। और मौसम कौन सा था, वक्त कौन सा था? स्प्रिंग, बहार का मौसम था। अब बहार के बाद आगे ही जो उसने हमें वक्त बताया है, सन जो बताया है, वो खिज़ां उससे नज़र आ रही है कि 1919 राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, कि जब हर तरफ तबाही और हर चीज़ खसो खाशाक में मिली हुई थी। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई, उसके साथ ही का कोई ये सीन है। द स्टडी रूम इज़ टाइडी इनफ with the tidiness of a house dominated by a bachelor who is dominated by his work rather than by domestic comfort. जो स्टडी रूम है अब वो उसके बारे में तफसील बता रहा है। स्टडी रूम जो था वो बुनियादी तौर पे बड़ा ही साफ सुथरा और बड़ा वेल मैनेज था। कोई उसमें केओस नहीं थी, कोई मैसी नहीं था, वो कहीं पे भी कोई चीज़ बेतरतीब नहीं पड़ी हुई थी, बड़ा अच्छे तरीके से वो इन ऑर्डर था। और ये घर जो था ये डोमिनेटेड था, यानी इसमें जो रिहाइश पजीर था, जो यहाँ का मालिक था, जिसका हुक्म यहाँ चलता था, वो एक बैचलर था। यानी कि जो इसका मेन कैरेक्टर है, एक हेनरी कॉरी की बात हो रही है, वो एक बैचलर था, यानी एक गैर शादीशुदा शख्स था, अकेला रहने वाला शख्स था। और उसके बारे में क्या बता रहा है कि हु इज़ डोमिनेटेड बाय हिज वर्क रादर देन बाय डोमेस्टिक कंफर्ट, कि वो खुद जो है वो उसके ऊपर क्या गलबा है, उसकी अपनी ज़ात पे गलबा डोमेस्टिक कंफर्ट का नहीं है। घरेलू आसाइशें जो हैं या पुरासाइश जो ज़िंदगी है उसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर किस चीज़ का गलबा था? उसके काम का। वो हर वक्त अपने काम में मगन रहता था। एंड ऑन द लार्ज टेबल नियर द सेंटर ऑफ द रूम देयर इज़ अ लिटर ऑफ साइंटिफिक apparatus employed by Professor Corey in the experiment in which he is now engaged. अब सेंटर में यानी कि दरमियान में उस स्टडी रूम के एक टेबल था, बहुत बड़ा, लार्ज का एडजेक्टिव उसने इस्तेमाल किया, बड़ा मेज़ पड़ा हुआ था, और उसके साथ लिटर ऑफ साइंटिफिक apparatus। अब लिटर से मुराद ये है कि
जो औजार थे उसके वो बिखरे हुए थे। वो जिस जगह पे वो अपने साइंटिफिक रूम में वो काम कर रहा था, वहाँ पे जो उसका टेबल था उसके ऊपर उसके आलात थे, एपरेटस जो था जहाँ जिससे वो अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता था, वो सारे आलात या मशीन या जो भी चीज़ वहाँ पे औजार थे वो बिखरे हुए पड़े थे। और on the walls of the room are a number of diagrams showing sections of very large bombs। और वहां पे क्या था, जो उसकी दीवारों की अब बात कर रहे हैं, दीवारों पे खाके थे, कई नंबर ऑफ डायग्राम्स, किसके? शोइंग सेक्शंस, इससे जो बता रहे थे डिफरेंट बहुत बड़े बॉम्ब्स के, यानी कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब है फर्ज करो, उसके वो 10 हिस्से हैं फर्ज करें, वो 10 के 10 हिस्सों के खाके जो थे वो अलग-अलग वहां पे नजर आ रहे थे। देयर इज अ मॉडल ऑफ अ बिग बॉम्ब on the stand underneath one of these diagrams। एक बहुत बड़े बॉम्ब का मॉडल था जो इन डायग्राम्स जो दीवारों पे खाके बने हुए थे उनके नीचे वो कि एक स्टैंड पे रखा हुआ था। There are sectional diagrams of aeroplanes and airships to be seen, also fairly large models of aeroplanes and airships। इसके अलावा यहाँ पे मॉडल्स थे एयरशिप्स और एरोप्लेन्स के। अब एयरशिप और एरोप्लेन में फ़र्क ये होता है कि एक जो है वो स्ट्रॉन्गर देन विंड होता है और दूसरा जो है वो स्टीयर कर सकता है, हर तरफ जो है मूव कर सकता है, और एक लाइटर होता है, कम इमिट करता है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो। और इनके जो मॉडल्स थे, डायग्राम्स थे, यानी कि इनके खाके वो मौजूद थे। ऑल्सो फेयरली लार्ज मॉडल्स, और इनके बहुत बड़े बड़े साइज के मॉडल्स भी मौजूद थे कि वहां पे जो बना के रखे हुए थे। लेट्स गो टू द सेकंड पैराग्राफ। प्रोफेसर हेनरी कॉरी, एज बिटवीन 50 एंड 60, ये आपने अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि 50 एंड 60 के दरमियान उसकी उम्र थी, एग्जैक्ट एज नहीं बताई गई। इज सिटिंग एट द सेंटर टेबल वॉचिंग अ केमिकल प्रोसेस इन अ लार्ज रिटोर्ट। अब जो प्रोफेसर हेनरी कॉरी है वो 50 से 60 साल के दरमियान उसकी उम्र है और वो टेबल के साथ बैठा हुआ है, जो बड़ा टेबल है वहां पे, और उसके ऊपर वो मुशाहिदा कर रहा है, देख रहा है, एक कीमियाई अमल वहां जारी है, केमिकल प्रोसेस। और वो किस चीज में कीमियाई अमल जारी है? एक रिटोर्ट में। रिटोर्ट जो है वो एक सुराही टाइप चीज होती है लेकिन मुड़ी हुई, नीचे से वो एक पैंदा उसका थोड़ा सा खुला होता है, फिर वो ऊपर तंग होती है और तंग होने के बाद वो सीधी ऊपर नहीं जाती, वो एक तरफ बिल्कुल मुड़ जाती है, तो उसे हम रिटोर्ट कहते हैं। He has cold, humorless eyes and his mouth, if it were not concealed by a thickish beard, would be seen to have cruel lines about it। अब उसकी जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको बता रहा है, यानी कि जब हम कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन आए, कैरेक्टर लिखने का क्वेश्चन आए, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब एक तो वो उसकी फिजिकली वो जिस तरह शो ऑफ करता है, जिस तरह वो दिखाता है, जो उसकी या इनर सेल्फ है वो डिपिक्ट होती है, वो बता रहा है कि एक तो वो कोल्ड और ह्यूमरलेस आईज थी, यानी कि कोल्ड जिनमें कोई जज्बात नहीं थे, इनडिफरेंट थी बिल्कुल, और ह्यूमरलेस थी यानी संजीदा, और उसका जो मुंह था, चेहरा था, इफ इट वर नॉट कंसील्ड बाय अ थिकिश बियर्ड, अगर कंसील्ड ना होता, छुपा हुआ ना होता, किसके पीछे? एक थिक घनी जो उसकी दाढ़ी थी, बियर्ड, तो सामने वो जो जालमाना किस्म की लाइंस हैं उसके चेहरे की और मुंह की वो नजर आती। He doesn't, however, impress the casual visitor as a cruel man indeed। अब यहां पे पहले उसने ये बताया है कि वो बड़ा इनडिफरेंट था, जज्बात उसमें नहीं थे उसकी आंखों में, और संजीदा था, ह्यूमर भी नहीं था, और क्रूअल लाइंस भी उसकी अगर दाढ़ी ना होती तो नजर आती। अब वो हमें एक और चीज बता रहा है, वो कहता है कि हाउएवर, वो जो पहली मुलाकात होती किसी के साथ तो वो इतना जालिमाना नजर ना आता। He seems to be a harmless, kindly, inconsequent person।
वो पहली मुलाकात में ऐसा नज़र आता है जैसे वो कोई नरम दिल, काइंडली, रहम दिल, हार्मलेस, बेज़रर, नुकसान ना पहुंचाने वाला, और इनकॉन्सिक्वेंट पर्सन, कि जिसके साथ आप बैठें, मिलें, बात करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड ऑफ कोर्स इन हिज वर्क, और ऐसे नज़र आता था पहली मुलाकात में कि वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने काम में मसरूफ़ रहता है। और ये बात तो बिल्कुल ठीक थी कि वो अपने काम में हर वक्त मसरूफ़ रहता था, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो पहली मुलाकात में बंदा जज करता था वो तकरीबन गलत हैं, वो उससे उल्ट था। इट इज़ व्हेन ही इज़ एंग्री दैट समथिंग ऑफ हिज क्रूएलिटी इज़ ऑब्जर्वेबल। ये जो उसकी जालिमाना आदतें थी या तौर थे जुल्म करने वाले, ये उस वक्त जाहिर होते थे जब वो गुस्से में होता था। He is inclined to utter wolfish snarls if he is thwarted or hindered in any way. वो एक भेड़िए की तरह गुर्राता था जब उसको अपने काम में कहीं भी ये महसूस हो कि कोई उसके रास्ते में हाइल हो रहा है या कोई रुकावट पैदा कर रहा है। But the most certain sign of his fundamentally cruel character is his scientific work. लेकिन जो उसकी जो आदत थी जुल्म, जालिमाना और इनडिफरेंट और इनह्यूमैन बिहेवियर की, वो बिल्कुल जाहिर हो जाती थी जब वो अपने काम में मसरूफ़ होता था। Nothing is of greater importance to him than that. ये आपने अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि ये प्रोफेसर हेनरी कॉरी की जो पर्सनैलिटी है उसका एक पार्ट एंड पार्सल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है उसकी, कि वो कोई चीज़ उसके लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी अपने काम से, चाहे वो कोई भी हो। A human being is of less consequence to him than the success of even a minor experiment. जो एक इंसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ज़्यादा हमें बता रही है प्रोफेसर हेनरी कॉरी की जो शख्सियत है उसके बारे में, कि इंसान की वैल्यू उसके मुकाबले में, उसकी नज़र में, कि एक इंसान की वैल्यू उसकी नज़र में कुछ भी नहीं थी जब वो कंपेयर करता था एक छोटे से आम सा तजर्बा करके उसमें सक्सेस हासिल करता था, कामयाबी, तो वो उस सक्सेस को एक इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा वैल्यूएबल समझता था। He regards the retort closely, muttering to himself as he does so. अब वो क्या कर रहा है, बड़े क्लोजली मुशाहिदा कर रहा है बारीक बीनी से उस रिटोर्ट का, जो कि वो सुराही है जो एक तरफ की तरफ मुड़ी हुई है ऊपर से, और मटरिंग, और बुड़बड़ा रहा है कुछ अपने आप से, और ये हमेशा ऐसे ही करता है। Sometimes his mutterings are of satisfaction, sometimes of anxiety, once of rage that turns again to satisfaction. कभी वो मुतमईन होके इस तरह की बातें करता है, मसलन अपने आप से बातें करता है या बड़बड़ाता है, कभी वो बेकरार बेचैन होके इस तरह बड़बड़ाता है, और कभी कभी जो उसका गुस्सा है उससे मुतासर होके वो ये काम करता है और फिर वो सेटिस्फैक्शन की तरफ जाता है। A knock is heard on his study door. उसके स्टडी डोर पे, जो स्टडी रूम का डोर है, उसके ऊपर एक नॉक सुनाई देती है जो कि कोई दरवाज़ा खटखटाना। But he doesn't hear it. लेकिन वो इसे नहीं सुनता, क्योंकि उसे जो अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत वो हैं उनकी है। It is repeated. दोबारा नॉक होती है। He leans forward to glance more closely to the retort, and then, without a shout of pleasure, rises up and contemplates it. अब दूसरी दफ़ा भी जब कोई नॉक करता है तो वो आगे की तरफ झुकता है और गौर से ग्लांस करता है, और ज़्यादा बारीक बीनी से देखना शुरू कर देता है उस रिटोर्ट को, वो जो मुड़ी हुई सुराही है जो केमिकल्स वगैरह डाल के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होती है। और फिर वो विद अ शाउट ऑफ प्लेजर, एक ऊंची आवाज में नारा लगाना, प्लेजर में, खुशी में, राइजेज अप एंड कॉन्टेम्पलेट्स इट, खड़ा होता है और कॉन्टेम्पलेट करता है और उसको देखना शुरू हो जाता है। द नॉक इज हर्ड फॉर द थर्ड टाइम. दरवाजा तीसरी दफा खटकता है या कोई उसे खटकाता है. कॉरी बेंडिंग ओवर द रिटोर्ट एंड एंडिंग दिस एक्सपेरिमेंट. कॉरी जो है वो झुक के अब उस रिटोर्ट के ऊपर और एक्सपेरिमेंट को ख़त्म करता है. एट लास्ट, बाय हेवन,
आई हैव डन इट एट लास्ट, कि आखिरकार बाय हेवन, आसमानों की खुदा की मदद से, आई हैव डन इट एट लास्ट, या खुदा की कसम आई हैव डन इट एट लास्ट, जो भी आप उसका मतलब। a very loud knock on the door. He turns round in a puzzled fashion. अब चौथी दफा बहुत जोर की जो दरवाजा है वो नॉक होता है और वो बड़े पजल होके पीछे की तरफ देखता है। ओ और सर्वेंट मिसेस मेल्डन। अब वहां पे सर्वेंट होती है उसके साथ। सर्वेंट जो है वो बताती है मिसेस मेल्डन। अभी वो यही बताती है कि कॉरी बोलना शुरू हो जाता है, यस हाना व्हाट इज इट, कि उसकी बात काट के कि क्या है हाना जो है वो सर्वेंट है उसकी। हाना, मिसेस मेल्डन wants to know whether you will come downstairs to tea or have it up here. अब वो पूछती है कि मिसेस मेल्डन जो उसकी बहन है छोटी कॉरी की, वो पूछ रही है कि क्या तुम नीचे आके चाय पियोगे या ऊपर ही तुम्हारे लिए भिजवा दें। कॉरी, हैज शी गॉट बैक, क्या वो वापस आ गई है? हाना, यस सर, शी एक्सपेक्टेड यू टू मीट हर एट द स्टेशन सर, she waited a long time in the cold, then got Marshall to drive her up. तो हाना उसे बताती है कि जी जनाब, वो उम्मीद करती थी, काफ़ी देर वो इंतज़ार करती रही आपका, स्टेशन के ऊपर आप आएंगे। फिर उसने, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, फिर उसने मार्शल यकीनन ड्राइवर है क्योंकि एम यहाँ पे कैपिटल है तो ये प्रॉपर नाउन है, तो मार्शल को जो ड्राइवर होगा उसको बुला लिया और उसके साथ वो आ गई। Corey, I meant to go, but I was busy and then forgot. But she is quite capable of coming home by herself. Corey कहता है कि मैं जाना तो चाहता था, लेकिन मैं बड़ा मसरूफ था और भूल गया। लेकिन वो काफ़ी अहलियत रखती है कि वो खुद अपने आप से ही घर तक पहुंच जाए। हाना, yes sir. Will you come downstairs to tea sir or have it up here? हाना कहती है जी जनाब, क्या आप अपनी चाय पीने के लिए नीचे आएंगे या वो यहाँ ऊपर आप तक पहुँचा दी जाए? कॉरी, द ड्राइंग रूम सो कोल्ड, टेल मिसेस मेल्डन आई विल हैव इट अप हियर, आई हैव न्यूज़ फॉर हर, टेल हर आई हैव गुड न्यूज़ फॉर हर, माई एक्सपेरिमेंट इज एंडेड एंड इट्स अ सक्सेस। कॉरी कहता है कि ड्राइंग रूम जो है वो बहुत ठंडा है और मिसेस मेल्डन को बताओ कि मैं अपनी चाय जो है ऊपर ही पीऊँगा, और उसके लिए मेरे पास एक ख़बर है, एक बहुत अच्छी खबर है, उसे ये बताओ मेरे पास कि मेरे जो तजर्बात हैं वो ख़त्म हो गए हैं और मैं कामयाब हो गया हूँ। अब यहाँ पे आप उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो देख सकते हैं। बहन है उसकी, वो सर्दी में इंतज़ार करती रही, वो स्टेशन पे कह के नहीं उसे लेने गया और उसको इसकी कोई परवाह नहीं है, नीचे चाय भी पीने नहीं जा रहा। वो कहता है ऊपर भेज दो और उसको ये बताना कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। ये जो सूरत हाल है इसमें हमें ये पता चल रहा है कि उसके जो कैरेक्टर है उसमें जो उसकी अहमियत उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा उसके काम किए, इंसान से भी ज़्यादा, अगर अपनी बहन से भी ज़्यादा है तो और क्या पीछे होगा। हाना जवाब देती है, इज इट सर, कि क्या ऐसा है सर? कॉरी, यस बट इट्स नो यूज टेलिंग यू अबाउट इट, यू वुडंट अंडरस्टैंड। कॉरी कहता है हाँ कि मैं कामयाब हो गया हूँ, लेकिन इसका तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम इसे समझ नहीं सकती। हाना, नो सर, नहीं सर। कॉरी, बट आई एम अ प्राउड मैन। हाना, परहैप्स यू विल अंडरस्टैंड दैट, गो एंड टेल मिसेस मेल्डन। कॉरी कहता है कि लेकिन मैं एक काबिल फ़ख्र आदमी हूँ हाना, और शायद तुम इसे कुछ अरसे बाद समझ जाओगी, शायद तुम ये समझ जाओ और मिसेस मेल्डन को बताओ। हाना, यस सर, जी जनाब। कॉरी, don't forget to tell her that my experiment is a success, or no, you should better not tell her. I'll do that myself. You are sure to make a mess of it. She'll be as pleased as I am. अब आप यहाँ पे फिर देखें कि कॉरी जो है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इंसानों में, उसका सारा इंटरेस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स में है, अपने तजर्बों में है, क्योंकि वो पैसा और शोहरत चाहता है। वो आगे रिवील होगा हमारे पास।
वो कहता है भूलना मत जाके नीचे के मिसेस मेल्टन को बताओ जो मेरी बहन है कि मैं अपने तजर्बात में कामयाब हो गया हूँ। फिर कहते नहीं रहने दो, मैं खुद बताऊंगा क्योंकि तुम जो है सारे का सारा खेल बिगाड़ दोगी और मैं बताऊंगा तो शी विल बी एज प्लीज्ड एज आई एम, वो इतनी खुश होगी जितना कि मैं खुश हूँ। हाना शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी टुडे सर, हाना बताती है कि वो जनाब वो इतनी खुश नहीं है आज। कॉरी नॉट हैप्पी वाई आई एम हैप्पी आंट आई, कॉरी उसे कहता है कि नाखुश है, क्यों, मैं तो खुश हूं आज, क्या मैं खुश नहीं हूं। हाना वेल यू सी सर इट्स 3 years ago today since her son was killed in the war। अब आप देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट खुल के सामने आना शुरू हो गया कि पहले तो ये बहन भाई हैं, उनके दरमियान जो है भाई जो है उसको कोई परवाह नहीं है और बहन जो है वो सोगवार है, और वो उसकी मतलब ये एक इंट्रोडक्शन था कॉन्फ्लिक्ट का। अब कॉन्फ्लिक्ट खुल के सामने आ रहा है कि ये खुश है और वो सोगवार है, क्योंकि वो और इसे पता भी नहीं, याद भी नहीं। तो इसे नौकरानी बताती है जनाब आज से 3 साल पहले आज के ही दिन उसका जो बेटा है मिसेस वेल्डन का वो जंग में मारा गया था। कॉरी ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग हिज ग्रीवेंस, कॉरी जो है वो अपने जो अफसोस था उसको भूलते हुए, ओ यस आई हैड फॉरगॉटन दैट, ऑफ कोर्स वन कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। ये आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको बता रहा है कॉरी की, कि वो कहता है ओ हाँ मैं भूल ही गया था। और यकीनन इंसान को जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए और ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाना शी डज सर, हाना कहती है कि वो सोचती है सर इस तरह। कॉरी आई एम सॉरी आई डिडंट मीट हर एट द स्टेशन बट आई हैड टू अटेंड टू माई एक्सपेरिमेंट। हाना आई विश शी वुडंट ड्वेल ऑन एडीज डेथ। अब कॉरी जो है वो कहता है मुझे अफसोस है कि मैं उससे स्टेशन पे जाके मिल नहीं सका। आई हैड टू अटेंड टू, मुझे बहुत ज़रूरी जो है, हैड टू का मतलब जो है वो ज़रूरत कंपल्शन पे आ जाता है कि मेरे लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि मैं इन एक्सपेरिमेंट्स का मुशाहिदा करूं और इनमें मसरूफ़ रहूं। एक्सपेरिमेंट्स यानी तजुर्बात या तजर्बा। हाना और वो कहता है मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बहन जो है वो एडी की डेथ पे ही ना अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले। अब एडी कौन है? वो मिसेस मेल्टन का बेटा है जो कि 3 साल पहले जंग में कत्ल हो चुका है। इट्स नॉट राइट फॉर द लिविंग टू थिंक सो मच ऑफ द डेड। ये भी आपने अंडरलाइन कर लेनी है। ये उसकी जो सोच है वो और ज़्यादा क्लैरिटी, क्योंकि वो ऐसे अल्फाज बयान कर रहा है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि जो मौके की मुनासबत से इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कि वो अपनी बहन जो है वो अब सोगवार है और वो उसके बारे में ये सोच रहा है कि वो कहता है जो ज़िंदा हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा सोचते रहें अपने मरे हुए अखबारों के बारे में। शी इज़ अ वुमन ऑफ कोर्स एंड अ मदर, अ bereaved मदर। कहता है वो खातून है और एक माँ भी है और एक सोगवार माँ है, सोगवार गमजदा। वी मस्ट मेक अलाउंसेस हाना, that is all. Now if we tell her about my successful experiment, how would that do? अब वो कहता है we must make allowances, कि हमें लाजमी जो है मौका देना चाहिए, या फिर इसका ये भी हो सकता है कि हमें इजाज़त लेनी चाहिए, या फिर हमें ऐसी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। हाँ ना, और बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और अब ये बताओ कि अगर हम उसे ये कहें बताएं अपने एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के बारे में, तो हाउ वुड दैट डू, कि मेरी जो जीत है, मैं जो कामयाब हो गया हूँ तजर्बे में, उसके वो अगर उसे बताऊं तो उसका क्या असर होगा उसके। हाना डूबियसली, मशकूक तरीके से हाना जवाब देती, आई डोंट सपोज इट वुड मेक हर फील एनी वर्स देन शी इज़ नाउ सर। वो कहती है जितनी वो गमज़दा है और जितने बुरे हालात में है, इससे ज़्यादा और क्या उसे वो बुरे हालात में लेके जाएगी। मैं ये नहीं समझती कि वो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा इससे अफसोस तारी होगा। कॉरी वेल टेल हर टू कम अप हियर एंड हैव हर टी विद मी सी एंड आई टेल हर अबाउट माई एक्सपेरिमेंट। अब कॉरी कहता है कि जाओ और उसे कहो कि वो ऊपर आए, मेरे साथ चाय पिए आके, और मैं उसे यहाँ पे
उसे अपने कामयाब तजर्बे के बारे में बताऊंगा। हाना, वेरी गुड सर, शी टर्न्स टू गो। हाना अब कहती है बहुत अच्छा जनाब, और मुड़ जाती है वापस जाने के लिए। कौरी, ओ एंड हाना टेल हर आई एम वेरी वेरी सॉरी, और हाना उसे बताना कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आई कुडंट मीट हर एट द स्टेशन, क्योंकि मैं उसे स्टेशन पे नहीं मिल सका। दैट विल ब्रेक द आइस अ बिट, और ये थोड़ा सा एक उसकी जो इस वक्त हालत है उससे उसे बाहर लाने में मददगार साबित होगा। देन व्हेन शी रियलाइजेज हाउ इम्पोर्टेंट माई वर्क इज एंड हाउ मच डिपेंड्स ऑन इट, शी विल बी ऑलराइट। और फिर उसके बाद जब वो ये चीज़ उस पर बावर होगी कि कितना अहमियत वाला काम मैं कर रहा हूँ, और क्या कितना कुछ क्या क्या चीज़ें कौन कौन इसके ऊपर इन्हिसार कर रहा है, तो वो शील बी ऑल राइट, वो फिर ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। हाँ ना, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर। शी गोज टूवर्ड्स द डोर देन शी स्टॉप्स एंड टर्न्स टूवर्ड्स हिम, वो दरवाजे की तरफ जाती है और फिर वहाँ से वापस मुड़ती है और रुक जाती है। शी रियली इजंट हैप्पी सर, her nerves aren't at all right, you see she can't forget sir। अब हाना उसे जाते जाते बताती है कि वो जो उसकी बहन है मिसेस मेल्डन, वो बहुत ज़्यादा अफसरदा है, वो बिल्कुल नाखुश है, और उसकी जो एसाब हैं वो उसकी वजह से बहुत प्रेशर में है, बहुत दबाव में है, एसाबी दबाव में है, बेटे को बहुत ज़्यादा याद कर रही है, और आप देख रहे हैं कि वो अपने बेटे को नहीं भूल सकती, उस वाक़े को भी जो जिसमें वो मारा गया। सर नेक्स्ट पैराग्राफ है जी। बट द प्रोफेसर इज बैक एट हिज टेबल intently regarding his experiment and except for a grunt he does not reply। अब यहाँ आप दोबारा देखेंगे जब उसकी नौकरानी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है और वो बता रही है कि तुम्हारी बहन की हालत ठीक नहीं है, उस पर भी प्रोफेसर जो है वो वापस मुड़ता है और अपने जो एक्सपेरिमेंट तजर्बात वाला टेबल है वहाँ पे वो उस तरफ देखना शुरू हो जाता है गौर से, और एक ग्रंट, यानी ग्रंट आप कह सकते हैं बुड़बुड़ाना या गुर्राना, ऐसी आवाज़ निकालने के अलावा कुछ भी जवाब नहीं देता। हाना गोज आउट, हाना चली जाती है। द प्रोफेसर मेक्स सम कैलकुलेशंस ऑन पेपर एंड देन सिट्स बैक इन हिज चेयर रिगार्डिंग देम विद डिलाइट। अब प्रोफेसर कुछ हिसाब किताब करता है कागज़ के ऊपर और बैठ जाता है अपनी कुर्सी पे, और वो हिसाब किताब को देख के वो खुश हो रहा होता है। हिज मैनिफेस्टेशन ऑफ जॉय आर इंटरप्टेड बाय द एंट्रेंस ऑफ हिज सिस्टर। जो मैनिफेस्ट वो कर रहा होता है, जो उसकी जो खुशी उसकी होती है जो उस वक्त वो हो जाती है इंटरप्ट जब उसकी बहन दाखिल होती है, ज़ाहिर है उसका ध्यान बढ़ जाता है। और मिसेस मेल्डन एज्ड अबाउट 43, मिसेस मेल्डन की जो उम्र है वो 43 साल है, ये आपने अंडरलाइन कर लेना। कौरी की कितनी है? 50 से 60 के दरमियान। शी इज़ ड्रेस्ड इन ब्लैक पार्टली बिकॉज शी इज़ अ विडो बट चीफली बिकॉज ऑफ हर सन्स डेथ। काले कपड़े उसने पहने हुए हैं, काला लिबास, और उसकी कुछ वजह यह है कि वो एक बेवा है, लेकिन जो उसकी ज़्यादा वजह काले लिबास की पहनने की वो ये है कि वो अपने बेटे के गम में सोगवार है। शी इज़ अ सेंसिटिव लुकिंग वुमन, वो एक हसास नज़र आने वाली खातून है। Now plainly suffering deeply from her memories, but her nervous sensibilities give her a strength on occasions which is hardly credible। अब वो ऐसी नज़र आ रही है जैसे कोई सेंसिटिव हो, हसास हो, इसके बावजूद इतने ज़्यादा जो वो सफ़र कर रही है, तकलीफ़ उठा रही है अपने बेटे के गम का, उसके बावजूद ये है कि जो उसकी नर्वस सेंसिबिलिटीज़ हैं, जो उसकी एसाबी हसासियत है, वो उसको इतनी ताकत देती है कि वो बमुश्किल ही कोई उसका जायज़ा ले सकता है। वो ज़ाहिर होता है कि वो बहुत ज़्यादा अफसरदा है सिवाय अपनों के, यानी कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। वो अपनी जो गम है या वो है उसको ज़ाहिर है वो अपने भाइयों फैमिली के सामने तो शो करती है, लेकिन ऐसे वो रोना नहीं शुरू हो जाती, बिल्कुल रह नहीं जाती, जिस तरह बंदा बिल्कुल मेल्ट डाउन वाली सिचुएशन नहीं होती। She is not a fretful, complaining woman who behaves as if she were the only person in the world who had suffered a bereavement, and when in the course of the play she speaks of her loss, she does so with grave and beautiful dignity।
अब वो ऐसी औरत नहीं है कि जो बिल्कुल टूट जाए और वो ऐसे शो करे जैसे उसी के ऊपर ही सारे गम टूटे हैं और वो एक बुरे हाल में आ जाए, बल्कि वो एक मजबूत औरत है और वो अपनी जो नुकसान है उसके बारे में बात करती है तो ग्रेव और ब्यूटीफुल डिग्निटी से करती है कि अफसोस तो है लेकिन डिग्निटी जो है, ब्यूटीफुल डिग्निटी उसकी, जो उसकी अपनी जो मोतबर होना है वो ज़रूर कायम रहता है, टूट नहीं जाती। मिसेस मेल्डन बोलती हैं, हेनरी, कॉरी टर्न मुड़ के कहता है, ओ माय डियर शार्लेट। अब शार्लेट जो है ये फ्रेंच नाम है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रेंथ को ये शो करता है और चार्ल्स एक मेल के लिए नाम है और शार्लेट फीमेल के लिए नाम है। आई एम सॉरी आई डिडंट मीट यू एट द स्टेशन। वो कहता है, नाम उसका क्या लेता है, शार्लेट, मिसेस मेल्डन का, क्योंकि हम यहाँ पे उसको मिसेस मेल्डन के तौर पे पढ़ते हैं क्योंकि मेल्डन उसके शोहर का नाम था। वो कहता है, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैं तुमसे स्टेशन पे ना मिल सका। मिसेस मेल्डन, seating herself by the fire, it doesn't matter, Henry. Only I thought you were coming. You said you would, and I waited a long time in the cold. मिसेस मेल्डन कहती हैं, जब साथ बैठ के जो आग है जहाँ पे फायर प्लेस है जो उसके साथ, ओके कोई मसला नहीं, डजंट मैटर, सिर्फ मैंने ये सोचा कि तुमने कहा था कि मैं आऊँगा तो तुम नहीं आए और मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी वक्त सर्दी में इंतज़ार करना पड़ा। कॉरी, yes I'm sorry about that but you see I was busy, Charlotte. कॉरी कहता है कि yes मैं शर्मिंदा हूँ लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने काम करना था जिसमें मसरूफ़ था मैं। I have succeeded at last. आखिरकार मैं कामयाब हो गया हूँ। I've got just exactly what I wanted, Charlotte. मैंने वो हासिल कर लिया है, बिल्कुल वही चीज़ जिसको मैं हासिल करना चाहता था। Absolutely the thing. बिल्कुल वही चीज़। This will bring fame and fortune to me. Underline कर लें, fame and fortune. fame शोहरत, fortune पैसा, माल दौलत। तो ये उसका असल टारगेट क्या है इस बंदे का, मशहूर होना और पैसा हासिल करना। I shall be rich now, but more than that I shall be famous. कि मैं आपसे बाद अमीर हो जाऊंगा और उससे भी ज़्यादा मैं क्या होऊंगा, मशहूर होऊंगा। My name will live forever. मेरा नाम जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। When I saw how well the experiment is going, I said to myself, Charlotte. यो कहता है, जब मैंने ये देखा कि जो तजर्बा है वो कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, तो फिर मैंने ये देखा कि सोचा कि मैं अब अमीर भी हो जाऊंगा और मेरा नाम हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। I said to myself, Charlotte won't really expect me to meet her just when everything is going so right. After all, she's grown-up woman and she knows the way home as well as I do. वो कहता है कि मैं यही उम्मीद करता था कि ग्रोन अप वुमन हो और घर का रास्ता भी तुम्हें आता है, तुम आ जाओगी और तुम भी खुश होगी कि मैं जब ऐसे मौके पे था, जब मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब होने के नज़दीक था, तो मैं उसे छोड़ के ना जाता तुम्हें लेने के लिए। So I didn't go. I stayed here and did my work. I know you would understand. तो मैं नहीं तुम्हें लेने के लिए गया और यहीं काम पे मसरूफ़ रहा। मेरा ख्याल है कि तुम, या मैं जानता हूँ कि तुम समझ जाओगी। And it is a success, Charlotte, the greatest and the most wonderful success I've ever had. और ये एक कामयाबी है और अजीम तरीन कामयाबी है और ऐसी कामयाबी है जिस तरह की कामयाबी मैंने आज तक हासिल नहीं की। मिसेस मेल्डन, ओ यस, मिसेस मेल्डन कहती हैं, जी बिल्कुल। ओह, अब कॉरी डैश्ड, वेल यू डोंट सीम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मिसेस मेल्डन, ऑफ कोर्स आई एम ग्लैड इट्स अ सक्सेस। अब कॉरी जब उसका जवाब सुनता है तो वो कहता है कि ऐसे नज़र आ रहा है कि तुम ज़्यादा कोई इसके बारे में जज्बाती और खुश नहीं हुई मतलब। और मिसेस मेल्टन जवाब में कहती है, ऑफ कोर्स, बेशक मैं खुश हूँ हेनरी, वट एवर इट इज़, बट यू सी यू हैव नेवर टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट इट। मैं खुश हूँ जो कुछ भी है ये, लेकिन तुम देखो कि तुमने आज तक मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये भी आपने अंडरलाइन करना है, ये उसकी जबिल्लत में है, हेनरी की उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट है कि वो बंदा किसी के सामने कोई चीज़ अपनी राज नहीं खोलता। कॉरी, नो इट्स ट्रू, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कीपिंग सीक्रेट्स टू माई सेल्फ। कॉरी कहता है कि नहीं, मैंने हमेशा ये यकीन रखा है कि मैं अपने जो राज हैं वो किसी को ना दूं।
टेल नो वन एनीथिंग अनटिल यू आर obliged टू। जब तक ज़रूरत ना पड़े उस वक्त तक अपनी कोई बात किसी को ना बताओ। दिस इज़ माई प्रिंसिपल, ये मेरा असूल है। नो वन नोज दैट आई हैव बीन वर्किंग एट दिस थिंग एक्सेप्ट माई सेल्फ। मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता कि मैं इस काम में मसरूफ़ अमल हूँ। द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेंशन शार्लेट इज रेटिसेंस। वो कहता है कि जो सीक्रेट है सक्सेसफुल इन्वेंशन का, कामयाब इजाद का, वो राजदारी है। बट नाउ आई कैन टेल यू व्हाट इट इज़, लेकिन मैं अब तुम्हें बता सकता हूँ ये क्या है। द component parts are still my secret and will remain such until I get a binding offer from some government. वो कहता है मैं तुम्हें ओवरऑल तो बता देता हूँ कि क्या चीज़ है, लेकिन जो इसकी खास पार्ट्स हैं, इसके हिस्से हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा जब तक कोई किसी न किसी हुकूमत से मेरा कोई मुआहदा नहीं हो जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मिसेस मेल्टन, गवर्नमेंट, हुकूमत, इज इट अ गवर्नमेंट मैटर? क्या ये कोई हुकूमती मामला है? Corey, I think that it is. I shall offer it first to the British government, of course. But if they won't pay my price, I will offer it to somebody else. यहाँ पे आप देखें कि कितना वो पैसे के लिए कितना ज़्यादा वो उसकी ख्वाहिश है कि वो कहता है हाँ ये हुकूमती मामला है और मैं पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, इंग्लैंड की हुकूमत है, उसको ऑफ़र करूँगा कि वो मेरी चीज़ खरीद ले। अगर वो नहीं प्राइस सही, कीमत सही नहीं देते तो मैं किसी और हुकूमत को बेच दूँगा। Too many inventors have been let down by the British government, Charlotte. बहुत सारे ऐसे जो साइंसदान हैं उनको बरतानवी हुकूमत ने कोई वैल्यू नहीं दी है। But they will not let me down. लेकिन वो मुझे कभी भी ना नहीं करेंगे। No, I can take care of myself. But then when they hear what my invention is, they will jump at it. वो कहते हैं मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, और जब वो सुनेंगे कि मेरी इजाद क्या है तो वो दौड़ते हुए आएंगे। मिसेस मेल्टन कहती हैं विल दे, क्या वो आएंगे इस तरह? अब कॉरी आगे कहते हैं ऑफ कोर्स दे विल, बिल्कुल वो आएंगे। दो यू आर क्वाइट जस्टिफाइड इन फीलिंग स्केप्टिकल अबाउट देम। हाँ, हालांकि तुम बिल्कुल सही हो उनके बारे में शक रखते हुए। इट वॉज वेरी हार्ड टू गेट देम टू यूज टैंक्स इन द वॉर, वेरी हार्ड। वो कहता है उनके लिए तो यही बड़ा मुश्किल था कि टैंक्स जो हैं उनको इस्तेमाल करवाया जंग के दौरान, वो तो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। दोज कैवलरी जनरल्स हैड टू बी फोर्स्ड टू यूज देम। वो जो घुड़सवारों का हिस्सा होता है फौज का, कैवलरी, उनके जो जनरल्स थे उनको फोर्स किया, मजबूर किया गया कि वो टैंक्स इस्तेमाल करें। दे ऑट टू बी हॉर्स नेकर्स इंस्टेड ऑफ सोल्जर्स। वो कहता है उन्हें हॉर्स नेकर्स होना चाहिए, घोड़ों का कसाई होना चाहिए, घोड़ों का कसाब होना चाहिए था, बजाय इसके कि वो सोल्जर्स होते, फौजी होते हैं। एंड टिन हैट्स टू, टिन हैट्स होते हैं वो फौलादी सा सख्त सा जो लोहे का हैट होता है, या वो आप कैप होती है, टोपी होती है जो ऊपर पहनते हैं फौजी। लुक व्हाट अ टाइम इट इज, इट वाज बिफोर दैट डैम्ड वॉर ऑफिस कुड बी परसुएडेड टू यूज देम। वो कहता है वो कौन सा देखो टाइम था जब बड़ी मुश्किल से कायल किया गया उस वॉर ऑफिस को, जंगी दफ्तर को, ताकि उनको इस्तेमाल किया जाए। बट आई एम सॉरी शार्लेट, लेकिन पर मुझे अफसोस है शार्लेट, आई ऑट नॉट टू बी टॉकिंग अबाउट द वॉर टू यू स्पेशली टुडे। लेकिन मैं अफसोस है मुझे कि मुझे आज कम अज़ कम तुमसे जंग के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो ख़त्म होता है। आगे हम इसको रिज्यूम करेंगे लेक्चर नंबर 3 में रीडिंग को। टिल देन अल्लाह हाफिज़।